हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं निर्मल आप सबका द एनवी क्लासेस में स्वागत करता हूँ। हमारी एक सीरीज चल रही है लूसेंट की, जिसमें हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं किसको, लूसेंट को, है ना। ये रही लूसेंट की बुक और ये हमारा 2024 का एडिशन। ठीक है, हम इसको पूरा क्या कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं। देखिए, हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे जनपद और मगध एम्पायर पूरा कंप्लीट हो चुका था। अब हमें पढ़ना है कि मगध के बाद या मगध एम्पायर के दौरान कि किस किस ने भारत पर अटैक किया। कुछ बाहरी लोग को खबर लग गई कि भाई भारत के पास बहुत पैसा है और भारत के लोग क्या है, समृद्ध है, मतलब एक खबर लग चुकी थी। ठीक है, तो फिर अब क्या होने लग गया कि बाहर के लोगों को खबर लग गया, वो भारत में आके क्या कर रहे हैं, अटैक करने लग गए। ठीक है, काफी लोगों ने ट्राई किया अटैक करने का, बट सभी लगभग क्या हो गए थे, फेल हो गए थे। फिर हम अब देखें कि ईरान पर्शियन से कौन आया था, है ना। उसके बाद मैसेडोनिया से अलेक्जेंडर आया। तो ये दो लोग मिलते हैं जिन्होंने सफलतापूर्वक भारत पे अटैक किया। बाकी जितने भी आ रहे इससे पहले सब असफल हो गए थे ना। देखिए, आपके लूसेंट में भी यही दिया है, 2024 का एडिशन है। ठीक है, अब इसका पेज नंबर हिंदी इंग्लिश अलग हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से पेज नंबर है आपका, पेज नंबर कौन सा हो सकता है ये, हाँ, पेज नंबर 33। ये दिया फॉरेन इन्वेंशन। ठीक है, तो चलो एक एक पढ़ते हैं हम। तो पहले जो पढ़ते हैं हम लोग, ईरान का। ठीक है, अब ईरान ने कब अटैक किया था, ये ईरानियन कब आया था, 500 बीसी में, 518 बीसी में भारत में आए थे। ठीक है, उस समय रूल कौन कर रहा था भारत में, बताओ। उस समय हमारा जो रूल कर रहा था वो था हमारा बिम्बिसार। देखो, जब भी कोई अटैक कराएगा तो हमें उससे पहले भारत की कंडीशन भी समझना पड़ेगी कि भारत पर अटैक क्यों हो रहा है। हमें वो कंडीशन भी समझना पड़ेगी। तो पहला रीजन जो हिस्टोरियन मानते हैं वो मानते हैं दिस यूनिटी को। मतलब अभी भारत के अंदर कोई ऐसा बड़ा एम्पायर नहीं है। मगध आया, अब मगध नॉर्थन एम्पायर में, सॉरी, नॉर्थन रीजन में ये सिमट कर रह गया। मतलब इतना बड़ा वो फैला नहीं। हमने देखा ना अभी, जैसे मगध था, मगध कहाँ पर था, बिहार वाले इलाके में, तो वहीं समेट के रह गया। और बाकी हमें नामो निशान, मतलब ये भी पता लगा रही, जो 16 महाजनपद था, जो 16 महाजनपद, उनमें कोई इतनी बड़ी यूनिटी देखने को नहीं मिली थी। जैसे मगध को लेकर सब लोग लड़ाई कर रहे थे स्टार्टिंग में, फिर भैया जो बिम्बिसार ने वंजी इन पर अटैक कर दिया। ठीक है, उसको अजात शत्रु शत्रु बना लिया सबको। तो मतलब इस तरह से दिस यूनिटी थी। अब इसका फायदा कौन उठाएंगे, अरब वाले लोग, ईरान वाले लोग उठाएंगे फायदा। उनको पता लगे कि भारत में अभी कोई ऐसा बड़ा एम्पायर नहीं है जो हमारे या हमसे क्या कर सके, काउंटर कर सके। तो भारत में अटैक करेंगे कौन, पहला पहला करेंगे ईरानियन। और एक आगामी, सॉरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है, अचेनियम या अकेनियम, अकेमेनियम भी हो सकता है ना। वहाँ का राजा था, उसका नाम है डेरियस फर्स्ट। और सबसे पहले सफलतापूर्वक इसने अटैक करा था किस, कहाँ पर, भारत में। चलो, ये कहाँ आया था, देखो हमारा जो इंडिया था उस समय ऐसा दिखता था। ये इसको मैं ऐसा बनाऊंगा थोड़ा सा ना, ये वाला एरिया कुछ भी नहीं था। उस समय हमारा भारत कुछ इस प्रकार से दिखता था। ठीक है, ये बात कब की है, 500 बीसी की बात है। ठीक है, और इस समय रूल कौन कर रहा होगा, इस समय रूल कर रहे थे हमारे, देखो इस समय कोई रूल कोई नहीं कर रहा है, सॉरी, इस समय रूल कोई नहीं कर रहा है। बिम्बिसार का बोल सकते हैं, वो बिम्बिसार भी लेटा है ना, समझते हैं चलो। तो इंडिया का ये वाला पार्ट है, इंडिया का ये वाला पार्ट है अपना, ये है अफगानिस्तान, और ये है अपना अपना इंडिया है, ये है अपना नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट। तो डेरिया सबसे पहले कहाँ अटैक करता है, नॉर्थ वेस्ट वाले इलाके में। अच्छा, नॉर्थ वेस्ट में कौन कौन बैठा है इस समय, सर नॉर्थ वेस्ट में बैठा तक्षशिला, तक्षशिला मत मानो भी, या मान लो आज का पंजाब या सिंध, सिंध प्रांत, पंजाब प्रांत, तक्षशिला प्रांत, ये सब कहाँ बैठे हुए, नॉर्थ वेस्ट में बैठे हुए हैं। तो डेरियस इनको पर अटैक करता है, बट आगे बढ़ नहीं पाता, वापस चले जाता है। तो ज्यादा इसका इम्पैक्ट पड़ता नहीं इंडिया में, इतना लिखा है आपकी बुक में भी, लूसेंट में भी, कि इसका ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता नहीं। फिर भी ये अपना छतरा, मतलब इंडस सिंध नदी के पास अटैक करता है। अटैक करने वाला छतरा पे एस्टेब्लिश कर लेता है। जो छतरा पे एस्टेब्लिश कर देता है वो 20वां होता है। टोटल करके इसके कितने हैं, 28 है। कितने हैं इसके टोटल, 28 है ना। अब सर इंडिया में आता है, बढ़िया, वापिस भी चला जाता है, ज़्यादा आगे बढ़ता नहीं है, इंडस नदी से आगे बढ़ता नहीं, वापिस चले जाता है। अटैक तो करा, सफलतापूर्वक भी हुआ उसका, बहुत बढ़िया। कोई छतरा पे एस्टेब्लिश करके गया, 20वां अपना। अब सर इसका क्या प्रभाव पड़ा भारत में, देखो
जब भी कोई भारत में आता है, अटैक करके जाता है, तो उसका प्रभाव छोड़ के जाता है जरूर। जैसे अंग्रेज आए, पुर्तगीज आए, फ्रांस वाला आए, सब अपना अपना प्रभाव छोड़ के गए भारत के अंदर। ऐसे पहले कौन आए थे? ईरानियन है, पर्शियन आए थे, है ना। अब पर्शियन भी कुछ अपना प्रभाव छोड़ के जाएंगे, बिल्कुल। तो क्या क्या, अब हम लोग एक ट्रेड करने लगे किसके साथ? ईरान के साथ। तो ईरान सब संपर्क हो गया, कोई बाहर का आया भारत के अंदर, अब उससे क्या हो गया? हमारा संपर्क हो गया। अब संपर्क हो गया तो हम लोगों ने क्या कर दिया? उसके साथ ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया, व्यापार करना स्टार्ट कर दिया। दूसरा, अब एक खबर पहुंच गई एलेजेंडर। अभी एलेजेंडर अटैक करेगा इनके ऊपर, डेरेस के ऊपर, डेरेस को हरा देगा। और उसको खबर भी लग चुकी है कि भैया भारत पे अटैक करा है ईरान वालों ने। भारत पर अटैक क्यों करा? भारत के पास बहुत पैसा, एक काम करते अपन भी चलेंगे। अभी पढ़ूंगा इसके बारे में, मतलब भैया ये तो इसका मोटिवेशन हाई लेवल पे होता था, पढ़ेंगे अभी इसका, है ना। एक लिपि देके गए भारत को, उसका नाम है खरोष्टी। अभी लिपि पढ़ाऊंगा आपको, जब मैं अशोक का पढ़ाऊंगा ना उसमें लिपि बताऊंगा। एक लिपि देके गए थे, खरोष्टी लिपि। देखो अभी मौर्यन पढ़ेंगे ना अभी, बस इसके बाद थोड़ा सा जैन बुद्ध पढ़ना है, फिर मौर्यन स्टार्ट करेंगे। जब मौर्यंस देखते तो मौर्यंस ने अपने बहुत सारी क्या लिखवाई, सॉरी, अपने बहुत सारे अभिलेख लिखवाए। और ना अभिलेख में अलग अलग क्या करें, लिपियों का यूज करा। जैसे अशोक का भी देखोगे, अशोक के बहुत सारे अभिलेख मिलते हैं हमें। तो अशोक ने क्या यूज करी? हमने खरोष्ट लिपि का यूज किया। हमें आता है, हाँ, जितने भी मौर्य के स्थापक कला थी, जितनी भी मौर्य की स्थापक कला थी, उस सभी कलाओं में हमें ईरान का क्या मिलता है? प्रभाव देखने को मिलता है। मतलब कहीं ना कहीं मौर्यंस ने ईरान कला का क्या किया है? प्रयोग किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो, ये था ईरान या पर्शियन का भारत में अटैक। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अलेजेंडर का आक्रमण या अलेजेंडर का अटैक। ठीक है, इन्वेंशन बोलते हैं इसको। ठीक है, समझो अब क्या था, अलेजेंडर कहाँ का राजा बना। देखो, अलेजेंडर के पिताजी थे फिलिप, जो कि कहाँ के राजा था? मैसेडोनिया। ठीक है, फिलिप वहाँ के राजा थे, मैसेडोनिया के राजा थे फिलिप। अब फिलिप के बाद कौन आया? अलेजेंडर। अलेजेंडर मात्र 20 साल की आयु में क्या बन जाता है? पूरे मैसेडोनिया का राजा बन जाता है। अब इसका सपना क्या था? पूरे विश्व को मुझे जीतना है। तो विश्व को जीतने में लगा है, सपना भाई साहब, सपना पूरा वर्ल्ड को जीतना है। वर्ल्ड वर्ल्ड उस समय क्या था? यूरोप, ईरान, दो तीन तो दुनिया थी बस, जहां सब लोग जानते थे। उस समय डिस्कवरी इतनी हुई नहीं थी जिस चीज की डिस्कवरी, देखो, ईरान भारत में आए तो इंडिया की, मतलब ये कह सकते हो कि हाँ, इंडिया जैसा कुछ होगा। कोई ईरान के आ चुके भारत में आए थे, तो इससे खबर लगे किसको कि हाँ, इंडिया जैसा कुछ देश है, दुनिया है। ये तो है ही दुनिया, इनकी तो अलग ही है। बाकी भारत की भी दुनिया बना दी थी जिसने, ईरान ने, ऐसा कह सकते हैं। बाकी देखते हैं क्या बोलते हैं हिस्टोरियन। बाकी है ऐसा ही हो सकता है, कोई लेजेंडर इसके बाद ही इंडिया में आता, नहीं तो आता क्यों इंडिया में? वो आता ही नहीं फिर। चलो ठीक है, अब इसने सबसे पहले किस पर अटैक करा? ईरान पर। अलेजेंडर ने उसको कब्जे में ले लिया, सारी प्रॉपर्टी, सारा वेल्थ सब किसके पास आ गया? अलेजेंडर के पास। वो पूरी तरह से क्या कर दिया? ईरानो पर्शियन को पूरी तरह से क्या कर दिया? इसने बर्बाद कर दिया। किसने? अलेजेंडर ने। अब ये बढ़ता है कहाँ पर? इंडिया की तरफ। अब इंडिया में क्या चल रहा है उस समय, मतलब इंडिया में कौन कौन है राजा उस समय? तो इंडिया में देखोगे आप, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ बता, यहाँ देखो, दिख रहा है? यहाँ पर दिख रहा है, चलो। इंडिया में क्या क्या है उस समय देखो। उस इंडिया इस तरह से दिख रहा है अपना। मैं बात कर रहा हूँ कब की? 326 BC की बात कर रहा हूँ ना। चलो ठीक है, इंडिया में इस समय दक्षिला है, यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट में सिंध के इलाके के पास क्या दक्षिला है, यहाँ पर अभिसार है। ठीक है, और यहाँ पर अपने ब्यास नदी बह रही है, ब्यास नदी के पास है पोरस, सॉरी, झेलम नदी के पास है पोरस। ठीक है, और झेलम के बाद क्या आएगी? ब्यास, सॉरी, यहाँ पर तक्षशिला, यहाँ पर अभिसार, ये अपनी झेलम नदी, झेलम के पास है पोरस, पोरस के बाद आया ब्यास नदी आ जाएगी। चलो, हो क्या रहा है? और हाँ, यहाँ पर कौन सा रूल कर रहा है? मौर्यंस, सॉरी मौर्यंस नहीं, धनानंद। कौन रूल कर रहा है इंडिया में? धनानंद रूल कर रहा है। हमारा सबसे बड़ा राजा आप कह सकते हो, धनानंद। ठीक है, चलो, ये इंडिया के इस समय चल रहा है। इंडिया में कौन कौन? तक्षशिला बैठा हुआ, अभिसार बैठा है, धनानंद। ये इसलिए तीनों बता रहा हूँ क्योंकि तीनों पर अटैक करा गया। सॉरी, एक और बैठा पोरस, हाँ पोरस, 4 हो गए। ठीक, अब हो क्या रहा है? सबसे, जब इंडिया में अटैक करता है कौन? एलेजेंडर। उस समय राजा होता है नंद डायनेस्टी का धनानंद, तक्षशिला होता है, अभिसार होता है, और पोरस होता है।
ठीक है। होता क्या है अब यहाँ पर, जैसे ही इंडिया में आता है तो इंडिया में कब आता है ये 326 BC में, एक क्वेश्चन भी आता है। उस समय राजा कौन था, धनान, ठीक है। और कहाँ पर अटैक करता है, नॉर्थ वेस्ट वाले इलाके में ये अटैक कर देता है। कहाँ अटैक कर देता है ये, नॉर्थ वेस्ट वाले इलाके में अटैक कर देता है, ठीक है। अब ये आगे बढ़ता है, आगे मिलते हैं उसको तक्षशिला और अभिसार, ये दोनों भैया बोल देते भाई साहब रख लो आप अपना सब कुछ। अटैक करने से पहले बोल दिया कि भाई साहब जो मेरा है वो आपका है, जो चाहिए वो ले जाओ, बट हम पे बर्बाद मत करो। थोड़ी सी अटैक करेगी ना, ठीक है। मतलब जो भी हमारे पास है वो आप सब ले जाओ, चलो ठीक है। फिर आगे बढ़ता है ये तो सबमिट कर दिया इन लोगों ने। आगे बढ़ेगा ये कहाँ पर, पोरस, झेलम नदी के पास। झेलम नदी के पास इसको मिलता है एक राजा पोरस। कौन मिलता है इसको, पोरस मिलता है। अब जैसे ही पोरस मिलता है तो पोरस के साथ इसकी होती है लड़ाई। कहाँ होती है लड़ाई इसकी, लड़ाई होती है वितस्ता, यानी झेलम नदी के किनारे, जिसको हम लोग बोलते हैं वितस्ता का बैटल या हाइथपेरस का बैटल। देखो बुक में लिखा, आपको कौन सा बैटल लिखा बुक में, कहाँ गया, हाँ, हाइथस्पेस का बैटल है ना, हाइथस्पेस, वो कुछ बोल सकते हैं, उनका प्रोनाउंसिएशन अलग हो सकता है, ग्रीक है क्योंकि वो है ना। हाइथस्पेस का बैटल भी बोलते हैं इसको। किससे होता है, पोरस से होता है, एलेक्जेंडर और पोरस के बीच बैटल होता है। बट इसमें क्या होता है, इसमें पोरस हार जाता है। बट पोरस से इतना ज्यादा प्रभावित होता है एलेक्जेंडर कि पोरस को उसका जो पूरा साम्राज्य वापस लौटा देता है, ठीक है। अब पोरस, अलेक्जेंडर का सपने था भाई दुनिया को जीतने का, आगे बढ़ा। आगे ब्यास, उसको खबर थी, फिर ब्यास नदी के किनारे एक बहुत बड़ा एम्पायर है मगध करके, जिसके पास से बहुत सारा पैसा, एक काम करते उसको लूटते हैं। अब एक खबर भी पहुंच गई भाई एक सैनिकों के पास कि भैया मगध एम्पायर धनानंद, जिसके पास 2 लाख से ज्यादा क्या है सैनिक, 3,000 से क्या है ज्यादा वो है हाथी, 20,000 से ज्यादा केवलरी उसके पास, तोप खाने, कैसे लड़ेंगे उसको, डर किसके अंदर बैठ गया वहां के सैनिकों के बीच। उन्होंने बोला भाई साहब ब्यास नदी की को हमें क्रॉस नहीं करना है। फिर भी करवाया जबरदस्ती, बहुत सारे लोग इसमें मर भी गए, बहुत सारे सैनिक मर गए थे। तो सबने मना कर दिया, सब डिमोटिवेट हो गए थे, भैया धनानंद धनानंद है, हमें धन धन करके मारेगा वो, दे धनानंद मारेगा। तो एक काम करे थे वापस चले अपन, तो हमें नहीं करना है सपना पूरा, सपना आपका, आप अपना सपना पूरा करो। तो ठीक है भैया, फिर वापस लौट गए। कब लौट के जाते हैं, 325 BC में वापस लौट जाते हैं। लौटते समय जब एलेक्जेंडर बेबीलोन नाम की जगह पर रुकता है तो वहां पर उसकी क्या हो जाती है, बुखार के कारण मृत्यु हो जाती है। हाँ मतलब उसकी मृत्यु हो जाती है, तैयार रखना कौन सी बीमारी से हुई है, बात ध्यान रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलो, अब भारत में आया एलेक्जेंडर, कुछ तो छोड़ के गया होगा भारतीयों के लिए, बहुत कुछ छोड़ के गया भैया। क्या क्या, अब उसने क्या कर दिया, अब हम ट्रेड कर सकते हैं समुद्री रास्ते से भी, और सर मतलब लैंड के रास्ते से, मतलब दोनों रूट उसने खोल लिए। वाया होगा, रूट अपने को पता चल लगा है, तो अपन उससे क्या ट्रेड कर सकते हैं। अब क्या हुआ, हाँ, जब अलेक्जेंडर भारत में आया तो भाई साहब खबर पूरी दुनिया में पहुंच रही है, तो बैक्टीरियंस भी आएंगे, उसके बाद पर्थियंस भी आएंगे, मैं पढ़ूंगा अभी ना, शक भी आएंगे, सिथियंस भी आएंगे। तो सभी के पास खबर पहुंच चुकी कि हाँ हमें भारत में क्या करना है, अटैक करना है। अब भारत में क्या हुआ भैया, पता था कि देश यूनिटी की वजह से हमारे बीच एकता नहीं थी, इसलिए सभी लोग हम हमारे ऊपर क्या करने लग गए, अटैक करने लग गए। हमें क्या होना पड़ेगा, एक होना पड़ेगा। जब 5 उंगली से मुट्ठियां बनेगी ना, तो उसी मुट्ठी से मुक्का मार के भगा देंगे। तो ऐसे ऐसे बातें होंगी, हाँ। और ये भी माना गया है कि लेजेंडर के आने की वजह से हमें एक डेट का ज्ञात होने लग गया। मतलब क्या माना जाता है, फर्स्ट रिलायबल डेट इन द ईयरली इंडियन हिस्ट्री, वो यहीं से भारतीय इतिहास की क्रोनोलॉजी स्टार्ट होती है। अभी तक कोई टाइम शेड्यूल हम पता नहीं लग रहा था कि अलेक्जेंडर आया, कुछ तो होगा उसके पास ऐसा। तो हमें ऐसे पता लगता है कि डेट कहाँ से स्टार्ट हुई, कैसे भारत की क्रोनोलॉजी या भारतीय इतिहास की क्रोनोलॉजी स्टार्ट हुई थी। किसके बाद पता लगा हमें, एलेक्जेंडर के आने के बाद ये पता लग गया। चलो, ये था हमारा पूरा है ना बाहरी आक्रमण या फॉरेन इन्वेंशन पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। हमें सिर्फ 2 पढ़ना था, ईरान और एलेक्जेंडर। आपकी लूसेंट में भी 2 ही दिए, जो जो दिया मैं सब बता दिया यहाँ पर, है ना? जो जो लिखा ना सारा यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया, आप चाहो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वो अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है।
कल हम वाले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रिलीजियस मूवमेंट, यानी धार्मिक आंदोलन, ठीक है। जैसे जैन पढ़ना है, बुद्धिज्म पढ़ना है, उसके बाद हमें बुद्ध की लाइफ पढ़ना है, कैसे क्या हो, फिर हमें कुछ लिटरेचर पढ़ना है, फिर हमें पढ़ना है कुछ सेक्रेट साइंस वगैरह उनके, बहुत बड़ा है बुद्ध, है ना। फिर पढ़ेंगे मौर्यास, ठीक है। फिर पढ़ेंगे अपन मौर्यान्स पढ़ेंगे, मौर्य की कहाँ से जानकारी हमें प्राप्त होती है, बहुत बड़ा रहेगा ये भी। तो थोड़ी सी क्लास अब लंबी लंबी चलेंगे हमसे। चलिए, कोई डाउट है किसी को? हाँ, स्किन लगी हो तो इसलिए उधर देखता हूँ मैं ना। कोई डाउट है आपको? चलिए, कोई डाउट है आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछिए, ठीक है। और बस कमेंट बॉक्स में पूछिएगा आप डाउट। और कुछ भी ऐसा लगता है कि सर इस टॉपिक को पढ़ा दो तो हम पढ़ा देंगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्लास अपलोड हो गया आपकी पॉलिटी की और एंशिएंट हिस्ट्री की ना, पॉलिटी पढ़ाऊंगा इसके बाद में, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।